नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जिसमें अभी हम बात करेंगे पॉलिटी की एनसीईआरटी के बारे में। चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट के बारे में। पहला चैप्टर हमारा हो चुका है, जिसके बारे में हमने बात कर थी, डाइवर्सिटी वगैरह के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, पहला चैप्टर हो चुका है। दूसरा हमने कल डिस्कस किया था, कुछ बेसिक पॉइंट थे उसमें, वो हमने विविधता वगैरह के बारे में बात की थी, भेदभाव के बारे में बात की थी। तो कल हमारा दूसरा भी हो चुका है। ठीक है, सेम आज तीसरा चैप्टर है। सर क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़े? ऋतिक जी है ना, 11th की भी पढ़ेंगे एक बार। ये ना धीरे धीरे अपन उसकी ओर ही जा रहे हैं। अपन है ना 11th की एनसीईआरटी को भी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे। आप वो टेंशन ना लो, कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे ना। अगर आपको पढ़ना है, आप ऐसे पूछ रहे हो 11th की एनसीईआरटी पढ़ने के बारे में पूछ रहे हो, तो बिल्कुल एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सारी की सारी पढ़नी है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों तो इम्पोर्टेंट है, और पॉलिटी को तो आप है ना देख सकते हो। ये देखो पॉलिटी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पॉलिटी को ओनली एक बार दिमाग से निकालना है। इसी वजह से मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ। अब देखो एक मिनट है ना, बात सुनना। ये देखो चैप्टर का नाम क्या है? 3, गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, इसके बारे में। अब देखो एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है। सरकार की जरूरत क्या है, सरकार क्या करती है, सरकार के स्तर क्या है, सरकार और कानून क्या है, सरकार के प्रकार क्या है, और चैप्टर पूरा। बस ओनली इतना है। 10 मिनट का ये चैप्टर है, अगर हम एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के तरीके से पढ़े तो। बाकी फालतू की स्टोरी है, उसको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को अगर एनसीईआरटी के तरीके से पढ़े तो ये 10 मिनट की क्लास है, जो कि 10 मिनट में हम पढ़ भी सकते हैं। बट क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें हैं वो समझनी है। हमारा एटलीस्ट कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होनी चाहिए ना। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, परंतु पढ़ इसी वजह से रहे हैं कि हम टाइम वेस्ट तो नहीं करना। हमें कुछ हमारे कॉन्सेप्ट है वो भी तो क्लियर करने हैं। तो हम जब पढ़ेंगे ना, हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मेन टारगेट तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। इसके बाहर मतलब इसको छोड़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी को सारी कवर करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट पढ़ेंगे। परंतु अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसको भी साथ साथ में देखेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो आप ये मत कहना कि भाई एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों बता रहा है, या ये अनवांटेड चीज़ें क्यों बता रहा है। बिकॉज कि हमारा आफ्टर ऑल गोल क्या है? एग्जाम निकालना है। हमारा जो लास्ट गोल है वो एग्जाम निकालना है, ना कि एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। 6th की 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट करके हमें कोई क्लास का एग्जाम नहीं देना। हमारा मेन टारगेट है वो एग्जाम निकालना। यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, वो टारगेट है। तो हम टारगेट भी इसी प्रकार से करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं तो उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, तो आप प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है? सरकार। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। सरकार क्या है, ये चैप्टर का नाम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा, सरकार किसे कहते हैं या सरकार है क्या। सरकार की परिभाषा या डेफिनेशन, गवर्नमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, क्या होती है सरकार? डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल भाषा में अगर आपको कहीं पे लिखना है तो पहले मैं आपको किताबी भाषा बता देता हूं, फिर मैं आपको सिंपल भाषा से बता दूंगा। किताबी भाषा क्या है? वह संस्था जो किसी देश या राज्य के प्रशासन, कानून व्यवस्था, नीति निर्धारण तथा जनता के कल्याण हेतु काम करती है। किताबी भाषा क्या है? हमें जब कहीं पे लिखना होगा, मेंस में कहीं लिखना है या गवर्नमेंट के बारे में कहीं लिखने की जरूरत पड़े, तब क्या है? सरकार किसे कहते हैं? वह संस्था जो किसी देश के या राज्य के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था, ठीक है, नीति निर्धारण तथा जनता के कल्याण के लिए काम करती है, वह क्या कहलाती है? वह गवर्नमेंट कहलाती है। ये तो एक किताबी भाषा होगी। साधारण भाषा में क्या है? ऐसी व्यवस्था है जिसे जनता चुनती है, जिसका चुनाव कौन करती है? जनता करती है। ऐसी व्यवस्था जिसका चुनाव है वो जनता करती है, और वो जनता के लिए कानून बनाती है, जनता के लिए काम करती है, जनता को जाके रिप्रेजेंट करती है, सरकार कहलाती है। तो आप ये कहोगे भाई चाइना में भी तो सरकार है, ठीक है, ईरान में भी तो सरकार है,
बट वो तो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। हालांकि चाइना में फिर भी जनता द्वारा चुनी जाती है, बट ईरान में तो नहीं चुनी जाती। फिर उसे गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? तो वो एक अलग टाइप हो गया गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के भी अलग अलग टाइप हैं। हम आगे पढ़ने वाले कि गवर्नमेंट किस किस टाइप की होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, तो इसके बारे में थोड़ा आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी क्या सरकार के बारे में बात करिए। सरकार एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो लोगों के लिए काम करती है, जो कानून व्यवस्था बना के रखती है, जो नीति निर्धारण करती है, जो जन कल्याण के लिए कार्य करती है। फिर अब कुछ सरकारें होती है वो जन कल्याण के लिए कार्य नहीं करती है, जो नीति नहीं बनाती है, जो अपना ही भला देखती है। क्या वो सरकार नहीं होगी? तो देखो वो सरकार तो होगी। डेफिनेशन का मतलब है ये गाड़ी है। गाड़ी आप किसे कहोगे? जिसके पहिए है, वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रही है, हेल्प कर रही है। अब ये कहीं पे नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम गाड़ी नहीं कहेंगे। अब नहीं चल रही तो वो तो इसकी खराबी है, बट है तो ये गाड़ी। चलना नहीं चलना वो तो इस पर डिपेंड करता है। यानी कि सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है वो एक अलग बात है, बट कहीं तो वो सरकार ही जाएगी। तो सरकार का मतलब ये होता है। अब हम बात करेंगे सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, सरकार की हमें जरूरत ही क्यों है। हमें सरकार की जरूरत क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें सरकार की जरूरत क्यों है, कहाँ जरूरत पड़ रही है हमें सरकार की। तो सरकार की जरूरत है वो हमें अलग अलग जगह पड़ती है। वाई इज नीड गवर्नमेंट, या वाई गवर्नमेंट इज नीडेड। गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? अलग अलग रीजन के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला रीजन क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। पहला रीजन है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वेरी गुड इवनिंग जी, नंदन जी वेरी गुड इवनिंग। तो पहली व्यवस्था है, पहली कारण क्या है सरकार की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? बिकॉज की कानून व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट क्लियर है। सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। अगर सरकार नहीं होगी तो कानून व्यवस्था नहीं होगी, और अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में अराजकता आ जाएगी। अराजकता मतलब होता है एनार्की आ जाएगी। एनार्की मतलब कोई कानून नियम नहीं होंगे तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल में क्या होता है? जो स्ट्रांग होगा वही राज करेगा, वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे जो कमजोर वर्ग है उसको प्रताड़ित किया जाएगा, एक जंगल राज देखने को मिलेगा। तो सरकार इसी वजह से जरूरी होती है क्योंकि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। पॉइंट क्लियर हो गया? सरकार की क्यों आवश्यकता है? बिकॉज की कानून व्यवस्था को बनाए कर रखना है। और कानून व्यवस्था क्यों जरूरी है? कानून व्यवस्था जरूरी इसीलिए है क्योंकि इससे एनार्की नहीं आती है, इससे समाज में अराजकता नहीं आती है। समाज एक नियमों के आधार पर काम करता है, इस वजह से ये जरूरी है। दूसरा होता है सुरक्षा देने के लिए। पहली है कानून व्यवस्था, दूसरा पॉइंट क्या है? सुरक्षा देने के लिए। अब किसको सुरक्षा देने के लिए? आम आदमी को, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम जैसे जो साधारण लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सरकार नहीं होगी तो हमें सुरक्षा कौन देगा? आपस में ये लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, हम किसके कॉन्फिडेंस में रहेंगे? आज के टाइम में आपको कोई आके आपके घर में आके चांटा मार के नहीं जा सकता, क्योंकि आपको भरोसा अपनी सरकार पे कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम सरकार में पुलिस में कंप्लेन करेंगे और पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी। अब प्रैक्टिकल चीज़ों में बताना कि ऐसे कई बार होता है, घटना ये हो जाती है, वो अलग चीज़ है। रियल मतलब ये चीज़ है ना, फिर भी पुलिस पे भरोसा तो है। आप किसी को मन चाहे वो नहीं कर सकते, एटलीस्ट पुलिस पे थोड़ा बहुत तो भरोसा है ही ना हमें। तो सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी जरूरी है। साथ ही साथ में बाहरी सुरक्षा के लिए भी, बाहरी सुरक्षा मतलब हमारे पास में सेना है, आर्मी है। ये आर्मी क्यों है? ये हमें बाहरी सुरक्षा प्रोवाइड करती है। बाहरी सुरक्षा किससे? दूसरे देशों से। जैसे पाकिस्तान से हमें सुरक्षा प्रोवाइड करती है कौन? हमारी आर्मी। चाइना से हमें सुरक्षा प्रोवाइड करती है कौन? हमारी आर्मी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें सुरक्षा दे रही है। तो घरेलू जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसके लिए क्या होती है? आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस है, और बाहरी सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी है, हमारी सेना है। तो सुरक्षा के लिए भी सरकार है वो जरूरी है। तीसरा है जनहित के कार्यों के लिए। तीसरा क्या है? जनहित के कार्यों के लिए। जनहित के कार्यों के लिए सरकार जरूरी है। अभी सारी एनसीईआरटी में बातें नहीं लिखी हुई है, ये बातें सारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, फिर भी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए कि सरकार की जरूरत है क्यों। तो आपको सबको पता होगा कि कानून व्यवस्था बना रखने जरूरी है, सुरक्षा के लिए जरूरी है, जनहित के कार्यों के लिए। जनहित का कार्य क्या होता है? हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। अगर गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल नहीं देगी तो आम आदमी जो गरीब जनता है वो कहाँ से हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएगी?
इसलिए सरकारी हॉस्पिटल भी होते हैं। एजुकेशन के लिए स्कूल की व्यवस्था करवाती है सरकार, सड़कें बनवाती है सरकार, बिजली प्रोवाइड करवाती है सरकार, हमें पानी जैसी सुविधा प्रोवाइड करवाती है। तो सड़क, ठीक है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? सरकार प्रोवाइड करती है। इसलिए जनहित के कार्यों के लिए भी सरकार की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तीसरा कारण पता चल गया सरकार की क्यों आवश्यकता होती है। चौथा कारण क्या है? समानता और न्याय के लिए। समानता और न्याय के लिए, यानी कि जस्टिस के लिए। आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, आप कहाँ जाओगे? आप कोर्ट में जाओगे। कोर्ट में क्यों जाओगे? आप न्याय के लिए कोर्ट में जाओगे। तो सरकार है वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करवाती है, आपको न्याय प्रोवाइड करती है। इस वजह से भी सरकार है वो जरूरी है। सरकार की आवश्यकता क्यों है? जनहित के कार्यों के लिए, सुरक्षा के लिए, समानता के लिए, समाज में इक्वलिटी देती है सरकार। कोई वर्ग में कोई बड़ा छोटा नहीं है। इक्वलिटी प्रोवाइड कौन करवाती है? सरकार प्रोवाइड करती है। तो समानता के लिए सरकार जरूरी है, न्याय के लिए सरकार जरूरी है। और पांचवा कारण क्या है? अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए। पांचवा कारण क्या है? गवर्नमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए। अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए। अगर सरकार सही से काम नहीं करेगी तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस वजह से इकोनॉमी के संचालन के लिए, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए सरकार है वो जरूरी है। सरकार आरबीआई के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करती है। पैसे कभी किस लोगों को देने हैं, कब बैंकों को देने हैं, कैसा सिस्टम चलाना है, इसलिए सरकार है वो अलग अलग माध्यमों से लोगों की हेल्प करती है, इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। तो ये 5 कारण हैं, इसकी वजह से सरकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के प्रमुख अंगों के बारे में। सरकार के प्रमुख अंग। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? अंग मतलब ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गन्स मतलब हाथ पैर। जैसे हमारे इंसानों के हाथ पैर होते हैं, वैसे सरकार के भी ऑर्गन होते हैं। तो सरकार के प्रमुख ऑर्गन कौन कौन से हैं, प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन से? पहला विधायिका। सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला कौन सा है? विधायिका, जिसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कार्यपालिका। दूसरा है कार्यपालिका, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और तीसरी है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? जुडिशरी। तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहली कौन सी? विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जो क्या काम करती है? जो कानून बनाने का काम करती है। विधायिका हमारी क्या काम करती है? कानून बनाने का काम करती है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करवाती है। कानून कौन बनाएगा? विधायिका। जैसी हमारी संसद है ना, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन है? सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति भी है। तो पार्लियामेंट क्या है? वो विपक्ष है। पार्लियामेंट क्या है? वो लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट क्या है? विधायिका है। उसके बाद में आती है कार्यपालिका। मोदी जी की जो मिनिस्ट्री है ना, जो पार्टी है, जो सत्ता में है, मोदी जी जो वहां पे बैठते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कार्यपालिका कहा जाएगा। कार्यपालिका जो रूल कर रहा है, अभी जो रूल कर रहा है वो कौन है? कार्यपालिका है, जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जो कानून व्यवस्था को लागू करती है। कानून बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उसे लागू कौन करता है? उसे लागू एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। तो विधायिका होगी लेजिस्लेचर, जो कानून बना रही है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू कर रही है। तीसरी होती है न्यायपालिका, जो कानूनों की व्याख्या करती है, कानूनों की व्याख्या करती है। अगर कोई लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा और वो लॉ सही नहीं है, वो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका है उस लॉ को, उस कानून को समाप्त कर सकती है, उस कानून को समाप्त कर देती है। तो 3 प्रकार की सरकार के ऑर्गन है। प्रमुख कौन कौन से अंग है सरकार के? 3 है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? यहां तक आगे बढ़ते हैं, सरकार के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ये जो है ना,
इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको वहाँ पे एक साथ ही समझ लेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं भारत में सरकार के स्तर के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में किस किस लेवल तक गवर्नमेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर स्टैटिक्स के टॉपिक्स शेयर कर देना। स्टैटिक्स के कौन से टॉपिक्स, एक बार थोड़ा वो भी बता दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में सरकार के स्तर। भारत में सरकार के स्तर मतलब सरकार किस किस लेवल पे वो बात कर रहे हैं, लेवल की बात करते हैं। मतलब एक पंचायत लेवल पर भी होती है, फिर राज्य स्तर पर भी होती है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, केंद्र के स्तर पर। तो सरकार के 3 लेवल हैं। सरकार के कितने लेवल हैं? सरकार के 3 लेवल हैं। कौन कौन से? पहली है स्थानीय लेवल, पहली है स्थानीय स्तर, जिसे हम कहते हैं लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये पहला स्तर है। सरकार का पहला स्तर कौन सा है? लोकल गवर्नमेंट। दूसरा कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर है जिसमें राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल, राज्य स्तर जिसे स्टेट लेवल कहते हैं, स्टेट लेवल। तीसरी कौन सी है? तीसरी हमारी है वो राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर जिसे नेशनल लेवल कहा जाता है। तो सरकार 3 प्रकार के होते हैं। ओके, ठीक है सर। ओके जी, सरकार के 3 स्तर हैं। स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट, दूसरी है राज्य स्तर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी है राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल। ये 3 प्रकार की सरकार होती है, 3 सरकार के स्टेज होते हैं। बात करें सबसे पहले स्थानीय लेवल की यानी कि लोकल गवर्नमेंट की, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक तो ग्राम पंचायत होती है जो कि गाँवों में होती है, एक होती है नगर पालिका जो कि शहरों में होती है। एक ग्राम पंचायत होती है जो कि गाँवों में होती है, एक नगर पालिका या नगर निगम जो कि शहरों में होती है। ठीक है जी, ग्राम पंचायत और नगर पालिका या नगर निगम ये स्थानीय स्तर पे आते हैं। बात करें राज्य स्तर की, तो इसमें क्या होता है? जो सीएम होता है ना, सीएम है वो राज्य स्तर पर है। इसमें सीएम होते हैं, इसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं राज्य लेवल के, फिर स्वास्थ्य मंत्री, अलग अलग मंत्री होते हैं राज्य स्तर पर भी। फिर आता है राष्ट्रीय लेवल पर, जिसमें केंद्र सरकार आती है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा आते हैं ना, वो केंद्र सरकार आती है। तो सबसे ऊपर वाली ये है केंद्र सरकार, सबसे ऊपर केंद्र, केंद्र के नीचे राज्य और राज्य के नीचे स्थानीय सरकार आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये तो 3 स्तर है सरकार के। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पंचायत राज के बारे में। ज़्यादा एनसीईआरटी में इस टॉपिक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पंचायत राज के बारे में है नहीं, पर हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायत राज क्या है? पंचायती राज, तो पंचायत राज व्यवस्था क्या होती है? तो गांधी जी का ये सपना था कि जो हमारी देश की जो सरकार है ना, वो कहाँ से चले? गांवों से चले। गांधी जी का सपना था कि देश की जो सरकार है वो कहाँ से चले? गांवों से चले। मतलब बॉटम टू अप अप्रोच था गांधी जी का। बॉटम टू अप अप्रोच क्या होता है? इसमें नीचे के स्तर से जमीन से ऊपर की ओर जाना है, आपको जमीन से ऊपर की ओर जाना है। बॉटम से अप अप्रोच मतलब जमीन, बॉटम का मतलब होता है जमीन, सतह, सतह से ऊपर की ओर जाना है। तो सतह कहाँ है? ग्रामीण स्तर होता है, वो सतह होती है। तो पहले ग्रामीण स्तर पे सरकार बनाओ, फिर राज्य स्तर पे, फिर सरकार जाओ केंद्र स्तर पे। ग्रामीण की जो सरकार है ना, ये लोगों से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। गांव की सरकार, आपका सरपंच है, उसको आप पर्सनली जानते हो। अगर आपका सरपंच है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप सरपंच को जाके बोल सकते हो, भाई साहब आपको वोट दिए हैं, चुपचाप काम कर लो, नहीं तो अगली बार जब वोट लेने आओगे ना तो भगा दिए जाओगे, अगली बार वोट लेने आ मत जाइयो। तो आप सरपंच को जाके धमकी दे सकते हो। सरपंच को धमकी क्यों दे सकते हो? बिकॉज कि आपको पता है सरपंच आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आपके गांव में घूमता रहता है, आपके गांव में, आपके घर के आगे पीछे कहीं भी घूमता रहता है। आपको पता है कि ये बंदा है ना, ये सरपंच है और इससे काम करवाना है। तो अगर वो काम नहीं करेगा तो आप कभी भी जाके उसको बोल सकते हो, भाई काम कर ले चुपचाप, काम क्यों नहीं कर रहा है? तो आप सरपंच को जाके बोल सकते हो। तो गांधी जी का सपना था कि जो भारत में गवर्नमेंट होनी चाहिए ना, वो बॉटम टू अप होनी चाहिए। बॉटम का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि पहले गांवों में सरकार होनी चाहिए, गांवों में, फिर राज्यों में और फिर संघ की ओर जानी चाहिए। ये सपना था। इसी सपने को ध्यान में रखते हुए हमने पंचायती राज व्यवस्था की है। इसी सपने को ध्यान में रखते हुए हमने देश में पंचायती राज की व्यवस्था की है। अब पंचायती राज में होता क्या है? इसमें 3 स्तर की सरकार होती है। पंचायत राज में भी 3 स्तर की सरकार होती है।
जैसे कि एक तो ग्राम के स्तर की होती है, एक ब्लॉक के स्तर की होती है, एक जिला स्तर की होती है। ठीक है, एक तो जैसे क्या होता है ग्राम स्तर की, जिसमें सरपंच बनता है। ठीक है, फिर आपका डेलीगेट बनता है, फिर आपका प्रधान बनता है। तो आपकी 3 स्तर की हो गई ना, एक तो ग्राम के स्तर की है, फिर ऊपर ब्लॉक के स्तर आ जाता है, फिर जिला स्तर आ जाता है। तो इसमें भी 3 स्तर की सरकार है। अभी ये स्थानीय स्वशासन है, जो स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पहले हमको पता है गांधी जी का भी सपना था, और भी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, उनका सपना था कि गांवों से सरकार चले। अब इनका जो सपना था, इसको साकार करने के लिए कि भाई स्थानीय सरकार होती है, इसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग समय में बहस चली कि भाई कैसे भी करके लोकल गवर्नमेंट है उनको मजबूत किया जाए, लोगों को डायरेक्ट लोगों को सत्ता दे दी जाए। तो इसीलिए शुरू किया गया था स्थानीय स्वशासन शुरू किया गया, और इसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया था। ये संशोधन कब किया गया था? 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73 संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह आया था। इसी के तहत शुरू की गई थी क्या? पंचायती राज। इसी के तहत पंचायत राज को शुरू किया गया था। तो पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1992 में। ठीक है, इसी के तहत शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? यूपीएससी में भी जरूरी है, पीसीएस में भी है और यूपीएससी में भी जरूरी है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया और इसी के तहत पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अब ये लागू कब से हुआ था? लागू 1993 से हुआ। ठीक है, 1993 से हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था। अब इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था? तो एक नया भाग है। भाग कौन सा है? भाग है वो हमारा है जैसे कि 9वां भाग है, उसमें नई व्यवस्था जोड़ी गई थी। देखो जी, एक बात आप याद रखना, इसमें क्या एक आर्टिकल नया जोड़ा गया था। कौन सा? 243। ये जो 243 है ना, इस आर्टिकल को नया जोड़ा गया था और इसी में ऐड किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत बात की गई थी पंचायत राज व्यवस्था की। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। उस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में यह अधिनियम आया था और उसी के तहत पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो पंचायत राज व्यवस्था आपको समझ में आ गया कब इसकी शुरू की गई थी? इसके 3 स्तर होते हैं। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, इसके 3 स्तर है। कौन कौन से 3 स्तर है? पहला है ग्राम स्तर, दूसरा कौन सा है? मध्य स्तर। मध्य स्तर में कौन सा? ब्लॉक स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य में ब्लॉक लेवल पे आ गया, जिसमें ये तो है ग्राम पंचायत है। दूसरा होता है ये पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति, एक तो आपकी ग्राम पंचायत होगी, ठीक है, एक होगी आपकी पंचायत समिति और तीसरी होती है जिला परिषद। जिला परिषद, ये 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पे होती है ग्राम पंचायत, उसके बाद में होती है पंचायत समिति, एक मिनट, हाँ, उसके बाद में होती है पंचायत समिति और उसके बाद में होती है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? पंचायत राज में त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है। इसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 74वां, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 1992 2 संविधान संशोधन होते हैं। एक होता है 73वां, जिसमें क्या बनती है? पंचायत राज बनती है। एक बनता है 74वां, और 74वां में क्या बनता है? 74वां में बनता है नगर पालिका या नगर निगम। इसमें क्या बनता है? शहरी शासन के बारे में बात की जाती है। नगर में किस प्रकार से शासन होगा, नगर पालिका किस प्रकार से काम करेगी, नगर निगम किस प्रकार से काम करेगा, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन आया। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो वो 73वां है वो पंचायत राज से जुड़ा हुआ है और 74वां है वो नगर निगम या नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, यानी कि नगर के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को याद रखना। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज की व्यवस्था की गई है, जिसमें 11वीं अनुसूची में उसकी व्यवस्था की गई है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में।
और ये जो पंचायती राज है, जो नगर पालिका का सिस्टम है, वो किस में है? इसके लिए 12वीं अनुसूची लाई गई थी। पंचायत राज 11वीं था, तो इसमें नगर पालिका नगर परिषद है वो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है जी, जिसमें शहरी निकायों के बारे में समझाया जाता है, उसके बारे में बात की गई है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? ठीक है, अब सरकारों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि सरकार के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार कौन कौन से प्रकार की सरकार होती है? सबसे पहले लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। कौन कौन से प्रकार की सरकार है? सबसे पहले है डेमोक्रेटिक सरकार यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। अब लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हो आप? लोकतांत्रिक सरकार उस सरकार को कहा जाता है जिसमें डायरेक्ट लोगों का शासन होता है। जो रूल कर रहे होते हैं ना, वो लोगों के बिहाफ पे रूल कर रहे होते हैं, यानी कि लोगों के लिए लोगों पर किया गया शासन कैसा है? लोकतांत्रिक शासन है, जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो जाके शासन करते हैं, उसे लोकतांत्रिक शासन का व्यवस्था कहा जाता है। तो हम सरकार के टाइप की बात कर रहे हैं। सरकार के टाइप में पहला कौन सा है? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो लोगों के लिए काम कर रही है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है प्रत्यक्ष डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। एक कौन सी है? प्रत्यक्ष, दूसरी है अप्रत्यक्ष। अभी प्रत्यक्ष क्या होती है और अप्रत्यक्ष क्या होती है? प्रत्यक्ष में क्या होता है? देखो, सरकार है ना, ये मान लो एमएलए है, ये आपने एमएलए को चुना है, ये एमएलए रूल कर रहा है, आपकी मनमर्जी हुई कि एमएलए सही से काम नहीं कर रहा है, एमएलए को हटा दो। प्रत्यक्ष में होता है जनता खुद डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है कि भाई हमने आपको चुना है, हम तुरंत हटा देंगे। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? 5 साल तक आपको वेट करना पड़ता है। आप वोट तो दे रही हो, आपने वोट किसको दिया? आपने वोट दिया एमएलए को। एमएलए द्वारा सारे एमएलए मिलकर किसी को चुनेंगे? सीएम को चुनेंगे। इस प्रकार से सीएम चुना जा रहा है। और प्रत्यक्ष में क्या होगा? सीएम डायरेक्ट चुना जाएगा। अगर सीएम ढंग से काम नहीं करेगा तो सीएम को हटा दिया जाएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये फर्क है। स्विट्जरलैंड में है ना, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। वहां पर है ना, जनता सीधे कानून बनाती है। जनता को पूछा जाता है कि भाई ये कानून हम बना रहे हैं, क्या ये कानून बनाए कि न बनाए, जनता से डायरेक्ट सलाह ली जाती है। और अप्रत्यक्ष में जनता को ठेंगा दिखाया जाता है। एक बार वोट ले लेने के बाद में जनता ठेंगा, भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं है, तो एक बार वोट दे दो भाई, ये कहने की बातें हैं। थोड़ा बहुत तो अप्रत्यक्ष वाले भी तो काम करती है। तो प्रत्यक्ष में डायरेक्ट जनता के लिए काम कर रही है, डायरेक्ट जनता को पूछ के काम कर रही है। अप्रत्यक्ष वाले हैं वो थोड़ा बहुत पूछ के काम करते हैं, थोड़ा बहुत अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है। तो ये फर्क होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 2 टाइप की होती है, एक होती है इनडायरेक्ट गवर्नमेंट, एक होती है डायरेक्ट जो कि डायरेक्ट काम कर रही है, जनता के द्वारा काम की जा रही है। इनडायरेक्ट में जो इनडायरेक्टली काम कर रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं मोनार्की यानी कि राजतंत्र। मोनार्की इंग्लिश में स्पेलिंग करें तो मोनार्की, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। क्या होता है मोनार्की या राजतंत्र? मोनार्की या राजतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था होती है जहां एक व्यक्ति के पास में शासन हो, एक जो व्यक्ति है उसके पास में शासन हो, जहां या तो राजा के पास में शासन है या रानी के पास में शासन है। और ये व्यवस्था है वो वंशानुगत होती है। वंशानुगत मतलब इससे इसके बेटे को मिलेगा, इसके बेटे को इसके बेटे से, इसको बेटे से, इसको बेटे से, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है किसमें? मोनार्की में। अब जो मोनार्की है ना, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, संवैधानिक मोनार्की होती है। मोनार्की में एक होती है संवैधानिक मोनार्की, जो कि कहां पर है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में वहां पे राजा है, पर राजा इतना पावरफुल नहीं है, नाम मात्र का राजा है। ठीक है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि संवैधानिक मोनार्की है। दूसरी होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि संपूर्ण मोनार्की, यानी कि संपूर्ण राजतंत्र होता है। अब ये संपूर्ण राजतंत्र क्या है? जैसे आप सऊदी अरब में जाओगे, वहां पर है संपूर्ण राजतंत्र है, वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की है। भाई ध्यान से सुनना, ये बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको अलग से समझा रहा हूं। राजतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संवैधानिक राजतंत्र, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कि ब्रिटेन में है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है, जहां राजा के पास में ज्यादा पावर नहीं है, जनता के अकॉर्डिंग ही राजा काम करता है।
दूसरा है एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि संपूर्ण राजतंत्र। इसमें राजा के पास में सारी की सारी पावर है, राजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है जी, ये याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, काम की चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीसरी होती है तानाशाही। तीसरी कौन सी है? तानाशाही, जिसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। अब ये डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति है वो रूल कर रहा है। राजतंत्र में भी एक व्यक्ति रूल कर रहा था, तो डिक्टेटरशिप है इसमें भी एक व्यक्ति रूल कर रहा है, पर वो जनता को कोई अधिकार नहीं देता है। राजतंत्र में हालांकि कुछ मात्रा में जनता के पास में अधिकार होता है, राजा कुछ अच्छे भी होते हैं, परंतु ये जो तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप होती है, इसमें जनता के पास में कोई अधिकार नहीं होता है। ये तानाशाह होता है, इसी के पास में सब कुछ अधिकार होते हैं। ये एब्सोल्यूट लीडर बन के रहता है, जैसे कि हिटलर क्या था? हिटलर एक तानाशाह था। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का नाम सुना होगा, किम जोंग उन, जो कि एक तानाशाह है, वो किसी की नहीं सुनता। अगर उससे कोई पंगा लेगा ना, वो गोली से उड़वा देगा, पूछेगा नहीं तुम कौन हो क्या हो, कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट तानाशाही। तानाशाही में वो लाडसा बन के रहता है, डिक्टेटर बन के रहता है। ठीक है जी। चौथा होता है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। अब रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है देश का जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है ना, देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जैसे कि भारत में है राष्ट्रपति। ठीक है, देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। देश का सर्वोच्च व्यक्ति भारत में है राष्ट्रपति, जो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो भारत एक गणराज्य है। तो देश का सर्वोच्च व्यक्ति अगर वो जनता द्वारा चुना जाता है तो वो देश है वो गणराज्य कहलाएगा। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वो क्या है? गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र तो है, ब्रिटेन है वो लोकतंत्र तो है, बट ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर क्या होता है? लोकतंत्र में सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, गणराज्य में देश का जो सुप्रीम लीडर है, जो देश का राष्ट्र अध्यक्ष है, जो सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा लीडर है, वो भी जनता द्वारा चुना जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे गणराज्य कहा जाएगा। ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो नेता है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो राजा है, वो वंशानुगत होता है, वो जनता द्वारा चुना नहीं जाता है। इन बातों को ध्यान से रखना, बहुत काम की बातें बता रहा हूं, ये बातें बहुत काम की है। गणराज्य लोकतंत्र में अंतर क्या होता है? क्या किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो जरूरी है कि वहां पे गणराज्य होगा? जरूरी नहीं है। इंग्लैंड है वो लोकतंत्र है, बट वहां पे गणराज्य नहीं है। भारत लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है। तो इन चीजों को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अमेरिका है वो गणराज्य भी है, लोकतंत्र भी है। फ्रांस है, गणराज्य भी है, लोकतंत्र भी है। इन बातों को ध्यान से रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का टाइप आता है वो आता है साम्यवाद। साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। अब आपको ये पता, साम्यवाद का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जो हम बात करते हैं पूंजीवाद, एक टर्म होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है, सरकार होती है ना, वो बिजनेस नहीं करती है। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है पूंजीवाद में लॉ एंड ऑर्डर देखना, देश के बारे में सोचना, ठीक है, देश को कैसे आगे बढ़ाए इसके बारे में सोचना। उसका काम बिजनेस धंधा करना नहीं होता है। परंतु ये जो साम्यवाद होता है ना, या समाजवाद होता है, उसमें सरकार होती है, वो सारे बिजनेस धंधे करती है, इसके पास में सारे अधिकार होते हैं, सारे बिजनेस धंधे है वो लोग सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। तो समाजवाद और साम्यवाद क्या है? जैसे चाइना है वो क्या है? साम्यवादी देश है। रसिया है वो क्या है? साम्यवादी देश है। भारत मिक्स है, भारत समाजवादी भी है और मिश्रित भी, यानी कि कैपिटलिज्म भी है। भारत दोनों का मिक्सचर है। भारत में समाजवाद भी देखने को मिल जाएगा और कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि सरकार भी कुछ बिजनेस चला रही है, सरकार की कंपनियां हैं, जैसे कि बीएसएनएल है वो सरकारी कंपनी है, सरकार है वो स्कूलें चला रही है, सरकार हॉस्पिटल चला रही है। कहां पर? भारत में। साथ ही साथ में प्राइवेट कंपनियां भी है। तो भारत में प्राइवेट कंपनियां भी है और गवर्नमेंट की कंपनियां भी है। इसलिए भारत कैसा है? भारत एक मिश्रित देश है। यहाँ पे पूरी तरह से ना तो कैपिटलिज्म है ना तो कम्युनलिज्म है, तो दोनों का मिक्सचर है भारत। ठीक है जी। अमेरिका है वो कुछ हद तक कैपिटलिस्ट देश है, यानी कि पूंजीवादी देश है, और रसिया है वो कुछ हद तक साम्यवादी देश है। तो ये चीज देखने को मिलती है किसमें? साम्यवादी देश में। फिर होता है संघात्मक शासन। अब ये शासन का प्रकार है, संघात्मक है ना, ये शासन का प्रकार है, यानी कि फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है, जैसे भारत में मोदी जी सर रूल कर रहे हैं,
और राज्य स्तर पर भी सरकार होती है। संघवाद में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है, यानी कि पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर होती है, यानी कि पावर अलग अलग जगह बांटी जाती है। राज्यों के पास में अपनी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर है। दोनों एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ये इसके मैटर में इंटरफेयर करेगा, ना केंद्र है वो राज्य के मैटर में इंटरफेयर करेगी, ना राज्य है वो केंद्र के मैटर में इंटरफेयर करेगी। दोनों अपना अपना काम करेंगे। और ये किस में आता है, ये आता है फेडरलिज्म में। तो फेडरलिज्म क्या होता है, राज्य स्तर पर भी गवर्नमेंट रूल कर रही है और सेंट्रल स्तर पर भी, यानी कि यूनियन स्तर पर भी रूल कर रही है। समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है एकात्मक व्यवस्था, यानी कि यूनिटरी। एकात्मक, जिसे हम यूनिटरी कहते हैं। अभी एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसमें ओनली केंद्र रूल कर रही है, राज्यों के पास में कोई अधिकार नहीं है, राज्यों के पास में कोई शासन व्यवस्था नहीं है, राज्यों के पास में कोई अधिकार नहीं है, राज्यों में कोई गवर्नमेंट नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ओनली केंद्र के पास पावर है, राज्यों के पास में कोई पावर नहीं है, राज्य कोई भी काम नहीं कर पाते। उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है, उसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। यानी कि घर में पापा ही सब कुछ देख रहे हैं, बेटों के पास में कोई अधिकार नहीं है, वो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। और बेटा और पापा दोनों के पास में अधिकार वो कौन सी होती है, वो होती है संघात्मक, यानी कि फेडरलिज्म होता है। तो ये चीजें क्लियर होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। डिक्टेटरशिप क्या होती है, गवर्नमेंट के टाइप है, अच्छे से इस चैप्टर में समझा है। इस चैप्टर में इतना ही है, ये मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा जाके समझाया है, बाकी इस चैप्टर में एनसीईआरटी की ओर से कुछ और लिखा ही नहीं था। तो ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। कल चैप्टर देखेंगे नया लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। ठीक है, इतना ही इस चैप्टर में था, आगे इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। ओके, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके जी।